नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर सुशांत यादव है और आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा सेकंड लेक्चर, फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स ओएलएस रिग्रेशन इन आर स्टूडियो। तो दोस्तों, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइम सीरीज एनालिसिस को शुरू करा था और हमने कुछ बेसिक चीज़ें टाइम सीरीज एनालिसिस के बारे में सीखी थी, लाइक डेटा सीरीज़ कैसी कैसी होती है, डेटा कैसे कैसे होते हैं, पैनल डेटा कैसा होता है, जो है टाइम सीरीज़ डेटा कैसा होता है। तो इनके बारे में हमने जनरली जाना था और सिंपल एक रिग्रेशन के बारे में जाना था। तो आज के इस सेशन में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक मैं छोटा सा रिकैप जो है वो आपको देता हूँ। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था जो सिंपल रिग्रेशन मॉडल के बारे में, कि एक होता है मैथमेटिकल मॉडल, जिसमें हम सिंपल मैथमेटिकल मॉडल इस तरह से हम रन करते हैं, लाइक y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और मैंने बताया था बहुत सारे उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी उनको यूज़ करा जाता है। तो मैथमेटिकल मॉडल जो है वो सर्टेन वैल्यू प्रोवाइड करवाता रहता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक रिग्रेशन लाइन है, तो ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है और यही इसकी एक्चुअल वैल्यू है। मैथमेटिकल मॉडल एक तरह से काम करता है कि भाई अगर x की वैल्यू इतनी हुई तो y की वैल्यू इतनी होगी। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से करना चाहूँ, मान लीजिए मैंने एक मॉडल लिखा कि y इज इक्वल टू 100 प्लस 2x। अब अगर मैं कहूँ कि y की वैल्यू फाइंड आउट करिए, अगर x की वैल्यू 100 है, 200 है, 300 है और 400 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? हम 100 को इस x में पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगी 300, 200 प्लस 100, यहाँ 200 प्लस 100, 400, 500, 600, लाइक एक सर्टेन वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल, कि x की सर्टेन वैल्यू पर y की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें जब हम मैथमेटिकल मॉडल में काम करते हैं तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू होती है वो हमारी जो रिग्रेशन लाइन है उस पर ही रहती है। आगे हमने जो इसका जहाँ से रिग्रेशन लाइन शुरू हो रही है इसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट हमारा a है जो ये है, और जो इस लाइन की स्लोप है ये हमारी b है। तो लाइक लाइन ऐसी भी बन सकती है, लाइन ऐसी भी बन सकती है, लाइन इस तरह की भी बन सकती है, अनेकों तरह की लाइन बन सकती है। सारा किस पे डिपेंड करेगा? उनकी स्लोप पे डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों मेन चीज़ ये है कि जब हम रियल में काम करते हैं तो हमारे पास एक एरर टर्म होती है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी, और वो होती है y a प्लस बी एक्स प्लस ई एरर। व्हाट डज़ इट मीन? कि जब हम रियलिटी में काम करते हैं किसी भी डेटा पे, तो हमने लगाया ये है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि x अगर 100 है तो हमने कहा y कितना होगा? 300 होगा। ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये 300 पे है। लेकिन जब आप रियल में देखेंगे तो y 300 नहीं होगा, y में भी 300 से ज़्यादा भी हो सकता है और 300 से कम भी हो सकता है। इसको मैं ये कह सकता हूँ, मान लीजिए ये जो x है ये है हमारी एडवर्टीज़मेंट और y जो है ये है हमारी सेल। मैंने कहा अगर आप 100 रुपये की एडवर्टीज़मेंट करोगे तो आपकी सेल 300 रुपये की होगी। अब रियल में ही 100 रुपये की एडवर्टीज़मेंट कर दी तो क्या सेल एग्जैक्ट 300 होगी क्या? वो तो नहीं होगी। वो मे भी 350 भी हो सकती है, मे भी 280 भी हो सकती है। मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल फिगर ले ली, कुछ भी हो सकती है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। तो जो डिफरेंस है ना हमारी एक्चुअल वैल्यू और हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू में, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये क्या कहलाता है? एरर। और इस एरर टर्म पर ही लगभग हमारा पूरा रिग्रेशन डिपेंड करता है। तो ये एरर बहुत इम्पोर्टेंट है, और आगे जो भी हमारा रिग्रेशन और जो टाइम सीरीज एनालिसिस और उसके आगे भी जो भी एनालिसिस चलता है उनमें एरर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल
होता है। आगे हमने बात करी थी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के बारे में, लाइक OLS, तो उसके बारे में एक बार हम बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारी बहुत सारी एक्चुअल वैल्यू है x और y की, तो इन बहुत सारी एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हुई एक रिग्रेशन लाइन इस तरह से आती है। तो रिग्रेशन लाइन जो है हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ये एक लीनियर लाइन होती है, लाइक एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर मान लीजिए कोई भी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो वो लीनियर है, और अगर मान लीजिए कोई लाइन इस तरह से टेढ़ी हो रही है, इधर हो रही है, तो ये क्या है, नॉन लीनियर है। तो यहाँ जब हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये लाइन हमारी कैसी है, लीनियर लाइन है ये। तो अब आप देखेंगे कि जो इसमें एक्चुअल वैल्यू आधी लगभग इससे ऊपर हो जाती है और आधी इससे नीचे की साइड हो जाती है। कुछ वैल्यू इसके ऊपर की साइड है, कुछ वैल्यू इसके नीचे की साइड है। लाइन के ऊपर और नीचे आधी आधी वैल्यू है। तो जब हमारे पास इस तरह से होता है, हमारी लाइन एकदम फिट तरीके से जाती है, तो जो हमारा एरर है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, वो कम से कम हो जाता है। और अगर आप इस एरर का सम कर लेंगे तो वो लगभग किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। वो क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा वो कि कुछ प्लस की वैल्यू निकलेगी और कुछ माइनस की वैल्यू निकलेगी। और अगर मान लीजिए एक्चुअल वैल्यू इस तरह से है, ये सब एक्चुअल वैल्यूज है, और हमारी लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गई, मान ली हमने गलत लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एरर का जो सम है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो बहुत कम वैल्यू है, सारी वैल्यू कहाँ आ गई, नीचे आ गई। तो यहाँ पे जो ये लाइन है ये हमारी OLS लाइन नहीं है, ये हमारा सही एस्टिमेशन नहीं करते। मान लीजिए लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, तो ये भी हमारी सही लाइन नहीं है। सही लाइन कौन सी रहेगी, सही लाइन वो रहेगी जो हर फ्रीक्वेंसी के जो आधी वैल्यू जिसके ऊपर से हो जाए और आधी वैल्यू जिसके नीचे से हो जाए। तो मान लीजिए ये हमारी लाइन है A, ये है B और ये है C। तो जो हमारी B लाइन है यही हमारी बेस्ट फिट लाइन है, जो हाफ वैल्यू को ऊपर कर रही है और हाफ वैल्यू को नीचे कर रही है। तो हम B लाइन को कैसे ड्रॉ करें, देखो B लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए थी, एक तो सही इंटरसेप्ट और एक सही इसकी स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन की स्लोप, यानी यहाँ कितना चेंज है और यहाँ कितना चेंज है, कितना चेंज तो x में और कितना चेंज y में है, ये उसकी स्लोप को डिटरमाइन करता है। तो स्लोप यानी कि b को हम बहुत बार बीटा भी लिखेंगे। तो a अल्फा और b बीटा स्लोप। तो आपने रिग्रेशन में पढ़ा होगा, जब आपने अगर पहले रिग्रेशन पढ़ा है, कि अगर हमें एरर को मिनिमाइज़ करना है, देखिए हम किसी भी हाल में क्या चाहते हैं कि हमारे एरर क्या हो, मिनिमाइज़ हो। मिनिमाइज़ का मतलब कम से कम हो। यहाँ पे एरर मिनिमाइज़ नहीं है, यहाँ एरर मिनिमाइज़ नहीं है, लेकिन B लाइन पे जो एरर है वो क्या है, मिनिमाइज़ है। तो उसको करने के लिए जो हम बीटा निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है n, ये आपने 11th 12th या ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय, अगर मेरी y ऑन x लाइन है तो समेशन x स्क्वेयर समेशन x का होल स्क्वेयर। तो ऐसे इससे अगर हम b निकालेंगे तो जो हमारे एरर हैं वो क्या होंगे, कम से कम होंगे। और सेम एज इट इज़ हम अल्फ़ा निकाल लेते हैं। लेकिन बीइंग रिसर्चर ये हमारे यूज़ का नहीं है। क्यों यूज़ का नहीं है, क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे हैं, आप PhD में हैं, आप MBA में हैं, कि कोई भी किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो और आप टाइम सीरीज एनालिसिस पे आप काम कर रहे हैं, तो मेनली हमें जो है डेटा रियल मिलेगा।
और उस रियल डेटा पे हमें काम करना होगा। और हमारी इस सीरीज में हम आपको जस्ट आर स्टूडियो पर लेके चलेंगे और किस तरह से आर स्टूडियो पे आप एक बेसिक रिसर्च, बेसिक जो है डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये जो मैंने पीछे बताया है, तो अप्रोप्रिएट वैल्यू अल्फ़ा और बीटा की किस तरह से डिटरमाइन करी जाती है वो हमने बता दिया। और अल्फ़ा और बीटा को या ए और बी को हम क्या कहते हैं, कोफिशेंट्स कहते हैं या एस्टिमेटर्स कहते हैं। और इन कोफिशेंट्स की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी होती है। मेनली जो भी हम रिग्रेशन में काम कर रहे हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, बी को फाइंड आउट करना होता है, बीटा को फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एक सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई एरर। तो ये इक्वेशन होती क्या है, ये इक्वेशन हमें बताती कैसे है और इसके रिजल्ट को कैसे समझा जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, जो y है, y हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल y डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो x हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ हम एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो हमारा x है। a हमारा इंटरसेप्ट है और e हमारा एरर है। मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है, उनके पास सेल का डेटा है और एडवर्टीज़मेंट का डेटा है। कंपनी एडवर्टीज़मेंट पे खर्चा करती है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं किस पे आता है, सेल पे आता है। इसको एडवर्टीज़मेंट समझ लीजिए, मार्केटिंग समझ लीजिए, जो आप समझना चाहें। तो यहाँ पे आप सोच के बताइए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ। एडवर्टीज़मेंट पर डिपेंड कर रही है सेल, तो सेल हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक वाई। और एडवर्टीज़मेंट क्या हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक एक्स। लेकिन आप ध्यान से समझें, तो ऐसा नहीं है कि सेल केवल और केवल एडवर्टीज़मेंट पर ही डिपेंड करती है। सेल बहुत सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। लाइक बात क्या, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक ही फैक्टर ले रहे हैं, वो एक्स ही है। अगर मान लीजिए मैं बहुत सारा ले लूँ, तो ये इक्वेशन कुछ किस तरह से नज़र आएगी मुझे, ये इक्वेशन इस तरह से नज़र आएगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी x1 सॉरी b1 x1 b2 x2 b3 x3 b4 x4 प्लस एरर। लाइक ये हो गया हमारा एडवर्टीज़मेंट, ये हो गया हमारी क्वालिटी पैरामीटर, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये हो गया आफ्टर सर्विस। लेकिन फिर भी कुछ रह जाएगा, तो उसको हम कहाँ डाल देंगे, एरर में डाल देंगे। लाइक जितने इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे वो सब मैंने ऐड कर लिए, और बाकी जो बच गया वो कहाँ पे चला जाएगा, एरर में चला जाएगा। तो यहाँ इस सिचुएशन में, इस एरर में, इसको छोड़ के ये सब भी किसमें, इसमें शामिल है, एरर में ही शामिल होंगे। एक और बात आप समझिए, यहाँ हमारा ओनली एक भी निकल रहा है, नहीं एक कोफिशिएंट निकल रहा है। जब हम मल्टीपल रिग्रेशन में बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे कई सारे कोफिशिएंट्स हमारे पास आते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं इस वाली इक्वेशन से आपको रिग्रेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो मैं निकालना सिखाऊंगा। हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू ए और बी की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर उन वैल्यू को हम समझेंगे कैसे, इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, उसकी हम बात करेंगे। तो आगे चलते हैं एक बार। अगर मान लीजिए ये जो मैंने आपको प्रीवियस वो बताया था, उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से है, वो वैल्यू कुछ इस तरह से जाती है A100 प्लस 0.3x। तो इसका मतलब क्या है कि x में एक यूनिट चेंज होने से y में 0.3 यूनिट
चेंज होगा। व्हाट डज इट मीन कि x अगर 100 से ऊपर गई तो y कितने से ऊपर जाएगा? 30 से ऊपर जाएगा। तो यानी हम कहेंगे कि भाई x का 30% इम्पैक्ट पड़ रहा है y के ऊपर। और इसको आप बहुत आराम से समझिएगा, ये हमारी कोफिशिएंट्स की वैल्यू है। और यही आगे जब आप रिसर्च करते हैं तो इसी वैल्यू को आपको एक्सप्लेन करना होता है, और सारी की सारी कहानी इसी वैल्यू के आसपास घूमेगी। आप कोई रिसर्च पेपर करेंगे तो वो रहेगा कि भाई ये जो है, ये जो वैल्यू है ये सिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है, इट मीन्स दैट this have a significant positive impact on this, a significant negative impact on this, ये सारी चीज़ तो सारी इसी से ही आएगी। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, अगर मेरे b की वैल्यू 0.3 आई है तो ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी, और इसमें ये है x में 1 यूनिट चेंज होने से y में कितना चेंज होगा? 0.3 यूनिट का चेंज होगा। तो अब ये है कि a और b की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करें। तो मैंने इसके लिए करा क्या है, मैंने इसके लिए एक हाइपोथेटिकल डेटा गूगल जो है शीट में लिखा है, एंड वो मैं आपको दिखाता हूँ तो आप इसको समझ पाएंगे। वेट ए मिनट। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी डेटा लिया है। ये है सेल और ये है एडवर्टीज़मेंट, जिस एग्जांपल की अभी हम बात कर रहे थे। तो अगर मान लीजिए मुझे पता है कि जो एक सिंपल मेरा फॉर्मूला है रिग्रेशन को ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए, वो ये वाला फॉर्मूला है, पर अभी हमें इस वाले फॉर्मूले पे नहीं जाना है। हम जस्ट अगर मैं एक्सेल या स्प्रेडशीट पे फाइंड आउट करना चाहूँ वैल्यू ए और बी की, तो मैं इस तरह से कर लूँगा, इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप ये पूछ रहा है वाई क्या है, वाई है हमारा सेल, कोमा एक्स क्या है, एक्स है हमारी एडवर्टीज़मेंट, बंद कर देंगे, और ये हमारी वैल्यू आ गई 0.017। सेम इसी तरह हम इंटरसेप्ट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। इंटरसेप्ट की वैल्यू y, तो y है हमारा यहाँ पे, x है हमारा यहाँ पे, एंटर करेंगे। सो 1.17 जो है इंटरसेप्ट की वैल्यू है, और 18.8 इंटरसेप्ट है, और 1.17 हमारी स्लोप है। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारी a की वैल्यू थी वो थी 18.7 और b की वैल्यू थी 1.17 इसके अराउंड। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 18.7 प्लस 1.17 x। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पे y क्या है? सेल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेल इज इक्वल टू 18.7 1.17 एडवर्टीज़मेंट। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मेरी एडवर्टीज़मेंट 1 लाख रुपीज़ है तो बताओ मेरी सेल कितनी होगी? इफ़ एडवर्टीज़मेंट इज़ रुपीज़ 1 लाख, तो मैं इसको सिंपल कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी 1,17,000 समथिंग मेरी एडवर्टीज़मेंट मेरी सेल की वैल्यू होगी। पर यहाँ पे जब हम एज रिसर्चर काम करते हैं तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है ही नहीं, हमें जस्ट ये पता लगाना है
कि जो ये 1.17 जो आपने कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली है, ये एक्चुअली में है या ये तुक्के में आ गई। ये असली में इतनी वैल्यू है या ये जस्ट एक संयोग है, यानी ये वैल्यू सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट है या नहीं है। यहाँ से अब शुरू होता है हमारी रिसर्च की जर्नी, और यहाँ से हम जो हमारे इकोनोमेट्रिक्स है उसके जो फर्स्ट लेसन को हम शुरू करने जा रहे हैं। अब बात ये है कि ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं। इसके लिए हमें जो है जस्ट एक तरह से कोफिशिएंट्स की वैल्यू से हम काम नहीं चला सकते। यहाँ पे हमें जो इकोनोमेट्रिक एक तरह से सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी नीड पड़ेगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा हूँ ताकि शुरू में कन्फ्यूजन ना हो। शुरू में इसको बिल्कुल हम लाइट नोट पे लेके चल रहे हैं। मुद्दा ये है कि ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड एरर, टी वैल्यू और प्रोबेबिलिटी वैल्यू का। तो एक एग्जांपल इसी वाले क्वेश्चन को हम आर स्टूडियो में शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए आर स्टूडियो किस तरह से होता है, क्या होता है, वो आप कोई भी एक वीडियो देख लेना। ये हमारा आर स्टूडियो का कंसोल है। देखिए आर सॉफ्टवेयर है जो मेनली एनालिसिस करता है, लेकिन उसको एक इजी फॉर्मेट में शो करने के लिए हमारे पास आर स्टूडियो है। तो यहाँ पे ये हमारी स्क्रिप्ट चल रही है। अभी ये फर्स्ट स्क्रिप्ट है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ से वो स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी, आर स्क्रिप्ट। ये देखो ये दूसरी स्क्रिप्ट आ गई, ये पहली आ गई। इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एनवायरनमेंट है, आर में काम क्या क्या चल रहा है उस चीज़ का। यहाँ पैकेजेस हैं। आर में आपको जब भी काम करना है आपको अलग अलग पैकेज लेने पड़ेंगे। देखिए आर स्टूडियो की एक बहुत अच्छी बात भी है और एक थोड़ी सी बुरी बात भी है। अच्छी बात ये है कि आप चैट जीपीटी, जेमिना या किसी भी एआई के माध्यम से इसको बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा इशू ये आता है इसमें, हल्की फुल्की भी गड़बड़ होने से सारे रिजल्ट गड़बड़ाने लग जाते हैं। तो एज रिसर्चर थोड़ा इरिटेटिंग सा हो जाता है, पर आप इस पर लगातार लगे रहेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिल जाएगी। तो देखिए जो ये डेटा था, इस डेटा में हमने जस्ट क्या करा, b और a की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर ली। लेकिन ये b की वैल्यू 1.17 ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, क्वेश्चन ये है। ये जस्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इसको आप इस तरह भी समझें कि मान लीजिए मैंने क्या करा कि मैंने देखा कि भाई हमारी क्लास में लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट है या लड़कियाँ, और मैंने 5 लड़के बुलाए, 5 लड़कियाँ बुलाई, और उस टेस्ट में पता चला कि लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो असली में इंटेलिजेंट है या बाय चांस ये रिजल्ट आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये 1.17 है, ये रियल में सिग्निफिकेंट है या ये एक बाय चांस वैल्यू आ गई और हम इसको लेके अपने रिजल्ट्स निकालें। तो जब भी देखिए आर में आपको कोई डाटा एक्सेल का करना है तो यहाँ पे हम चले जाएंगे इंपोर्ट डाटा सेट फ्रॉम एक्सेल, और यहाँ पे ब्राउज में जाके आप वो डेटा मैंने डाउनलोड करा था, ये रहा। तो यहाँ से हम ये डेटा है सेल एडवर्टीज़मेंट, और इसको हम कर लेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ देखो इस डेटा का नाम है REG, और यहाँ पे ये आ गया जस्ट, और नीचे काम चलता रहेगा। ये देखो लाइब्रेरी रीड एक्सेल, और इन्होंने करा है REG रीड एक्सेल, यहाँ से लिया है, और व्यू REG यहाँ पे आ गया। अब आर में जब आप काम करेंगे तो ये जो ऊपर आर स्क्रिप्ट है, आप यहाँ भी डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं कुछ भी, और यहाँ भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन ये दूंगा आप आर स्क्रिप्ट में टाइप करें, डायरेक्ट नीचे कंसोल में टाइप ना करें, स्क्रिप्ट में आप टाइप करें। तो इससे फिर क्या है कि आपको जो है काम करने में आसानी रहती है। तो आगे हम बात करते हैं। अब अगर मान लीजिए ये डेटा हमारे पास आया है, अब इस डेटा पे अगर मैं रिग्रेशन लगाना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा मॉडल 1,
आप कोई भी मॉडल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लगाएंगे LM। और अब जब भी आपको R पे काम करना है तो आप लीनियर मॉडल नॉर्मल रिग्रेशन के लिए आप ये यूज़ करते हैं। अच्छा, इज इक्वल टू के लिए आप ये वाला इज इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इस वाले साइन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडल हमने क्या बनाया, LM। और अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा आपका y वेरिएबल कौन सा है। आप ध्यान रखिए R जो है वो केस सेंसिटिव है, तो आपको एज इट इज़ यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो y का मतलब क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या है, सेल्स। तो मैंने यहाँ पे ली सेल्स। अब सेल्स टिल्डा, ये जो है 1 के साइड में जो बटन है ये आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ। और सेल्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एडवर्टीज़मेंट पे। तो ADVT यही है स्पेलिंग, बिल्कुल। और अब यहाँ पे आके कोमा डाटा इज इक्वल टू, अब इसको बताना पड़ेगा किस डाटा से आपको ये मॉडल रन करना है। तो डाटा क्या है, REG, जो हमारा ये डेटा था। अब देखिए आप यहाँ पे एंटर मारेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा। या तो आप रन कर सकते हैं, और एंटर आप कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे करा रन। अब यहाँ पे मेरा मॉडल रन हो चुका है, लेकिन रिज़ल्ट कोई भी नहीं आया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे जो ये मॉडल 1 है इसको मुझे इसकी समरी देखनी है। समरी ब्रैकेट मॉडल 1। और अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, यहाँ पे मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, रेजिडुअल है, ये कोफिशिएंट्स हैं, ये है इंटरसेप्ट 18.84, और यही इंटरसेप्ट हमारा यहाँ आया था 18.84। अब मैं दोबारा आज स्टूडियो में आता हूँ, ये है एडवर्टीज़मेंट का एक तरह से स्लोप हमारा 1.17, और यहाँ भी हमारा था 1.17। अब आप ये पूछेंगे तो सर फिर इसमें कराई क्यों है इतना, इसमें कराई, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू मिली है, T वैल्यू मिली है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये P वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिली है। अब ये 2.53 E-9, इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ज़ीरो है। इस एडवर्टीज़मेंट में भी ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू लगभग जो P की वैल्यू है वो लगभग क्या है, ज़ीरो है। तो अब ज़रा इसे समझते हैं। जब भी आप रिसर्च पेपर में काम करेंगे या कहीं भी आप काम करेंगे, तो जो ये डेटा है ये आपको कुछ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ एक बार। ये हमारा जो है यहाँ पे डेटा आ गया। अब एक बार इस डेटा को हम आराम से समझ लेते हैं, एंड तो आपको जो भी आगे की जो बात है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और जब भी आप काम करेंगे तो आपको अपने रिसर्च पेपर, PhD या किसी भी वर्क में सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ को आपको शो करना होता है। एक सेकेंड, जी। तो आपको समझ में आ गया ये कैसे निकला है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू आ रही है, हमने सिर्फ अभी इस कोफिशिएंट्स की वैल्यू को कॉपी और पेस्ट करा है। आप भी ऐसे, ये बिल्कुल सिंपल मॉडल है, तो R में शुरुआत करने पर आप एक ऐसा सिंपल मॉडल अपने खुद से यूज़ करके देख सकते हैं। धीरे धीरे हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ इसमें चल पड़ेंगे। तो आइए अब इसे समझते हैं हम, ये रिज़ल्ट क्या है, क्या हमें बता रहा है, कैसे ये यूज़ आ रहा है। तो देखिए जब भी हम R में काम करेंगे या किसी भी आप eViews में किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करेंगे, आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा कि ये हमारी जो इक्वेशन थी वो ये थी, सेल इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एडवर्टीज़मेंट। तो अब सेल इज इक्वल टू क्या होगी, अल्फ़ा या ए की वैल्यू क्या आ गई,
18.84 प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 1.17 और एडवर्टीज़मेंट। अब बात क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो ये एस्टिमेट है ये है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट। ये तो आप समझ ही गए। मान लीजिए एडवर्टीजमेंट की जगह हमारे पास 5-6 वेरिएबल और होते तो उन सब की वैल्यू ऐसे नीचे आती चली जाती। फॉर एग्जांपल यहाँ है क्वालिटी, तो उसकी वैल्यू इधर आ जाती, तो वो सब बीटा की वैल्यू होती चली जाती। स्टैंडर्ड एरर और टी वैल्यू को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये अभी इतने यूज़ का नहीं है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू, पी वैल्यू। पी वैल्यू का सीधा सीधा रूल क्या है, सोशल साइंसेज में हम जर्नली 95% कॉन्फिडेंस पर काम करते हैं। तो व्हाट डज इट मीन, 0.05 को आप याद रखें। 0.05 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू, पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू तो 18.87 है, लेकिन ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा तो हम क्या कहेंगे, जो 1.17 है ये वैल्यू क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। लाइक ये वैल्यू तो इतनी है पर ये वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी एडवर्टीजमेंट 1 से बढ़े तो सेल 1.17 का उसमें इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, मे भी आ जाए मे भी ना आए। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 0.05 से कम है तो हम कहेंगे कि जो ये वैल्यू है ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। बहुत ध्यान से सुनो भाई, अगर पी वैल्यू ज़्यादा है 0.05 से तो वेरिएबल क्या है, इनसिग्निफिकेंट। अगर पी वैल्यू कम है 0.05 से तो वेरिएबल क्या है, सिग्निफिकेंट। अब ऐसा क्यों है ये मैं बताऊंगा आपको बाद में, क्योंकि अभी जस्ट कंफ्यूजन नहीं करनी है, जस्ट पी वैल्यू को पकड़ना है। पी वैल्यू ज़्यादा है या पी वैल्यू कम है। अब इस पी वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए पी वैल्यू आ गई 0.45%, तो व्हाट डज इट मीन कि 45% चांस है कि ये वेरिएबल गलत निकले। अगर पी वैल्यू आ गई 0.07 तो व्हाट डज इट मीन 7% चांस है कि ये वैल्यू गलत निकले। और अगर वैल्यू आ गई 0.02 तो इसका मतलब ये 2% ही चांस है कि ये वेरिएबल गलत निकले। तो एज एन रिसर्चर हम क्या मान के चलते हैं कि अगर तो चांस 5% से कम है इस वेरिएबल के गलत निकलने का, अगर इस वेरिएबल के गलत इस एस्टिमेशन के इस एस्टिमेटर के कोफिशिएंट के, सॉरी वेरिएबल गलत बोल गया, वेरिएबल का कोफिशिएंट, अगर इस कोफिशिएंट के गलत निकलने का चांस 5% से कम है तो हम कहेंगे वेरिएबल सिग्निफिकेंट, अदरवाइज क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या हुआ कि 1.17 ये पॉजिटिव है और क्या है, सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू किसके बराबर है, लगभग 0 के बराबर है। तो अगर p वैल्यू 0 है, व्हाट डज इट मीन कि 0% चांस है लगभग कि ये वैल्यू गलत निकलेगी। तो इसका मतलब क्या है, हम ये बात कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट का सेल पर सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। व्हाट डज इट मीन कि अगर आप अपनी एडवर्टीजमेंट को 1 यूनिट से यानी 1 रुपए से, अगर ये दोनों ही रुपीज़ में है, एडवर्टीजमेंट भी रुपीज़ में है, सेल भी रुपए में है, अगर आप अपनी एडवर्टीजमेंट 1 रुपए से बढ़ाओगे तो आपकी सेल 1 रुपये 17 पैसे से बढ़ेगी। तो आई होप ये एक बेसिक सी चीज़ आपके समझ में आई होगी और आप इसको प्रैक्टिस करके देखें। आगे रिग्रेशन में हम थोड़ा सा और एडवांस चलेंगे और एडवांस टर्मिनोलॉजी को समझते हुए चलेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है।
ध्यान रखिए, बहुत आसान चीज़ें हैं। जब आप पेपर पढ़ते हैं या आप कोई एग्जिस्टिंग रिसर्च पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी बड़ी जो है हैवी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जिनसे दिल में डर बैठता है ये भगवान ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ख़ास तौर पे फाइनेंस के स्टूडेंट्स को। बट आप इसको बहुत आसान और सिंपल भाषा में ऐसे समझते चलिए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स।